So now we are going to discuss acceleration due to gravity, that is g, small g, not capital G, small g. Okay, now हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात की, हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात की, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए जो यूजफुल होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम a और g दोनों ले सकते हैं. समझते हैं. इट इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन गेन करता है किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो ग्रेविटी को क्या, वो एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, समझ में आया? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी और कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया तो ये एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल है. अभी जैसे यहाँ पर ये पेन है, ओके, अगर मैं छोड़ दूं और हवा में रहे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन छोड़ दे रहा हूं तो नीचे ही जा रही है. क्यों? क्योंकि ये खींच रहा है. कौन? अर्थ. ओके, तो अर्थ ये पेन को खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मतलब ये एक्सेलरेट हो गई ना. यहां से अगर मैं छोड़ दूं तो मैं तो धक्का नहीं मार रहा हूं, मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी रेस्ट में है और मैं रेस्ट में ही छोड़ देने वाला हूं. लेकिन वो तो एक्सेलरेट हो जा रही है. वो किस वजह से एक्सेलरेट हो रही है? फोर्स की वजह से. कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो ये एक्सेलरेट हो गई. इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, बट ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल है. ओके, तो व्हाट इज दैट? इट इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? अरे उसी में वो नेम में ही डेफिनेशन आ गई. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बोलते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यही तो लिखा है, इट इज द एक्सेलरेशन. इट इज द ज्यादा लिख दिया, नहीं तो है तो एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल है. ओके, चलो मानो कि ये हमारी अर्थ है, मान लो गोल है, ऐसा फिर गोल नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो पूरी की पूरी सर्कल है और से स्मॉल एम मास. ओके, स्मॉल एम मास हमने यहाँ पर ऐसे सरफेस पर रखा हुआ है. ओके, जो अर्थ की सरफेस है वहां पर ऐसे स्मॉल एम मास रखा हुआ है. और अर्थ का मास कितना होगा? से कैपिटल एम, जो मैंने तुम्हें बताया 6 × 10⁻24 की रेंज में होता है kg. ओके, वो है हमारा कैपिटल एम. फॉर टू मेक द कैलकुलेशन इजी, हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मास है अर्थ का, वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर पर, सेंटर ऑफ द बॉडी. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड वहां है. फिर हम सोचेंगे सर यहाँ से उठाए तो वो मास कुछ नहीं है. अरे है, बट वहां पे सेंटर है. जैसे कि हमने पढ़ लिया है अभी, तो रोटेशनल खत्म किया. सेंटर ऑफ मास मतलब हमने पूरी बॉडी का मास जहां कॉन्सेंट्रेट हो वो. ओके, तो और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी ऐसा करने से. सो ये हमने मान लिया कि सेंटर पे. अब ये मास से लेकर के ये ओरिजिन सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वही ये स्फीयर है, जो अर्थ है उसकी रेडियस होगी आर. सिंपल है. अब हम क्या बोल रहे थे कि भाई F इज इक्वल टू जी m1. तो m1 सपोज मेरा स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो, तो स्मॉल m, और m2 मतलब मेरा अर्थ, यहाँ लिख दू अर्थ. ओके, डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r, तो r का स्क्वायर. तो यही हो गया मेरा F. अब ये ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है. कहाँ खींच रही है? अरे खींचने वाला तो अपनी तरफ ही खींचेगा ना भाई, तो अपने सेंटर की तरफ खींच रही है. तो फोर्स ऑन से मास, स्मॉल मास m बाय द कैपिटल मास m. मतलब अगर हम जो अभी लिख रहे थे उसको ऐसे लिखते हो तो कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन स्मॉल m बाय कैपिटल m, ऐसा ही लिखेंगे. डन. लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ना लिख के हम सिंपली f लिख रहे हैं. डन. ओके, ये लिख दिया. अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो पता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें कंक्लूजन में क्या मिल रहा है? F इज इक्वल टू ma. तो F इज इक्वल टू ma मिला हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. F इज इक्वल टू ma है.
मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होता है, तो कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स जो उसके ऊपर जो लग रहा हो वो डिवाइडेड बाय उसके मास जितना। कोई भी बॉडी पर सपोज तुम यहां से नीचे जंप करोगे तो तुम्हें कितना जंप करोगे, मतलब भले ही तुम खड़े रहना चाह रहे हो लेकिन ग्रेविटी की वजह से तुम तो नीचे ही जाने वाले हो, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाओगे वो तुम्हें फाइंड करना है। ओके, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे, भाई तुम नीचे क्यों जा रहे हो, अरे फोर्स की वजह से जा रहे हैं, हाँ तो वो फोर्स और तुम्हारा मास। डन। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय मास, फोर्स की वैल्यू हमने जो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही लगता है दोनों ऑब्जेक्ट पर। जैसे कि हमारे बीच में 10 न्यूटन का फोर्स है, मतलब क्या, मैं भी तुम्हें 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा हूं और तुम भी मुझे 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे हो। डन, समझ में आया? पक्का? क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो G m1 m2 साथ में था ना, तो उसमें तो m1 और m2 दोनों आ गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो हमने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो मास दोनों का लिया है, तो ये जो फोर्स मिलेगा वो भी किसी एक का नहीं होगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लगता है, तो उतना ही फोर्स हम भी लगाते हैं अर्थ के ऊपर, उतना ही फोर्स, जितना फोर्स अर्थ हम पे लगा रही है उतना सेम फोर्स हम भी अर्थ पे लगा रहे हैं। लेकिन कौन किसकी तरफ खींचा चला जाएगा, जिसका मास ज्यादा है वो छोटे मास वाले को खींच लेगा, लेकिन फोर्स तो उतना ही लगेगा। समझ में आया? पक्का? ओके, सो फोर्स की वैल्यू क्या है, सो जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वो मैंने यहां पुट कर दी, और फिर देखो पुट करके दिखाता हूं, जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये पुट कर दी, और नीचे क्या है स्मॉल एम, तो नीचे स्मॉल एम, ये जो स्मॉल एम है वो कट हो गया, तो बाकी क्या रहा, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को तो ग्रेविटी बोलते हैं, तो यही एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, ग्रेविटी जी। तो जी का फॉर्मूला मिल गया, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मिला? पक्का? जी का फॉर्मूला क्या मिला, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल एम क्या है, किसका, ऑब्जेक्ट का नहीं, अर्थ का। ऑब्जेक्ट का तो कट हो गया ना ये स्मॉल मास। ओके, तो कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और ये आर क्या है, डिस्टेंस। और यहां पे दोनों आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट को यहां रखा है ना, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, आर, तो वही तो उसकी रेडियस है, तो उसको डिस्टेंस बोलो या रेडियस। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पर है तो वो आर ही रेडियस हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ही रेडियस है। ओके, तो आर स्क्वायर। डन। अब अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम यहां से नीचे, हम क्यों कूद रहे हैं बार बार, अच्छा ऐसा समझो कि कोई यहां से एक डॉग नीचे जंप करता, ओके, और यहां से एक एलिफेंट नीचे जंप किया, उसको ऊपर कैसे लाएंगे, मान लो कि जंप किया। ओके, सो यहां से एलिफेंट जंप किया और यहां से डॉग जंप किया, तो कौन भूम देके नीचे गिर जाएगा, पक्का? उसका वो ज्यादा एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। हाँ, एक्सेलरेशन तो सेम होगा, दोनों दोनों इंटरकनेक्टेड है। वो दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, मतलब मास ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा। वही मेरा क्वेश्चन है। फ्री फॉल में तो इक्वल ही जाते हैं, क्या 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 फ्री फॉल करते हैं हाँ, तब तो इक्वल ही जाते हैं। जब हम हाँ, हमने देखा था कि लीफ फेंकेंगे यस, और वो फेंकेंगे तो दोनों सेम टाइम पर, करेक्ट, तो वो हमने 9th में देखा था कि अगर फ्री फॉल है तो इक्वली जाना चाहिए। ओके, लेकिन अगर हम वो कब इक्वली जाना चाहिए, वैक्यूम क्रिएट किया हो तब। ओके, अदरवाइज यहां से मैं ऐसा समझो कि ये पेन फेंक रहा हूं और फिर पेपर फेंक रहा हूं। ओके, यहां से पेन फेंका, ये पेन को अभी फेंकू यहां से, ठक करके नीचे गिर जाएगा, इसको फेंकू तो ये घूमता 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 नीचे जाएगा, ये जल्दी पहुंच गई। ओके, लेकिन
मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन समझो, दोनों कूद गए हैं, एक डॉग और एक एलिफेंट, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका ज्यादा होगा? एलिफेंट का। गलत, तुम जो बोल रहे थे उस पर ध्यान देना चाहिए था थोड़ा। क्यों? यहाँ पे एलिफेंट का और डॉग का मास तो आया ही नहीं, वो तो कट हो गया है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में स्मॉल एम तो ऑब्जेक्ट का मास तो है ही नहीं, वो तो कट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ही मास है। तो डॉग को भी अर्थ ही खींच रही है, एलिफेंट को भी अर्थ खींच रही है, तो जी की वैल्यू तो उतनी ही आएगी, सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में भी और एमसीक्यू में भी। तो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए फ्री फॉल में मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ गए? फ्री फॉल में इसीलिए तो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अभी मैंने जैसे ये एग्जांपल, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैं ये पेन फेंको और पेपर फेंको, ये तो जल्दी चली गई, इसका मास ज्यादा है इसलिए, उसका मास कम था इसलिए। वो मास की वजह से जल्दी नहीं चली गई, उसको जो एयर रेजिस्ट कर रही है, हिंडर कर रही है, तो पेपर को ज्यादा हिंडर कर रही है, ऑपोज पेपर को ज्यादा कर रही है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और इसको कम कर रही है इसलिए जल्दी नीचे चला गया। अदरवाइज एक्सेलरेशन तो दोनों को सेम है। इसीलिए तो मैंने बोला कि फ्री फॉल वाला एक्सपेरिमेंट अगर वैक्यूम में करे, अगर यहाँ पर वैक्यूम हो और फिर मैं ये पेपर और पेन फेंकू, दोनों एक साथ ग्राउंड पर टच होगी, अगर वैक्यूम है तो। क्योंकि वैक्यूम नहीं है तो एयर है, और एयर क्या करेगी? रेजिस्टेंस, ऑपोज करेगी। तो पेन को कम ऑपोज करेगी, पेपर को ज्यादा ऑपोज करेगी। ऑपोज क्यों ज्यादा और कम करेगी? उसके शेप के अकॉर्डिंगली। तो पेपर तो ऐसे फैला हुआ है, इसीलिए तो स्काई डाइविंग करते हैं तो ऐसे फैले हुए होते हैं ना हम, तो ऑपोज जितना फैले हुए होंगे उतना ऑपोज ज्यादा होगा, तो हम ज्यादा देर तक ऊपर रह सकते हैं। ऐसे करके कूद जाओ तो स्काई डाइविंग कर ही नहीं पाओगे, फिर डायरेक्टली ऐसे गए और डायरेक्टली नीचे डम। हाँ, तो वो स्काई डाइविंग कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसे करके बंजी जंपिंग जैसे करते हैं, वैसे अगर किसी ने स्काई डाइविंग की हेलीकॉप्टर में से, तो वो कभी ऐसे कर ही नहीं पाएगा, वो सीधा का सीधा नीचे। क्यों? क्योंकि ऑपोज करने वाला रेजिस्टेंस फोर्स कहां लग रहा है? सिर्फ पैरों पे लग रहा है, लेकिन ऐसा करेगा तो पूरी बॉडी पे लगेगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके। हाँ, तो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, सो यहां पर देखो कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट, हमें पता ही है वैल्यू। कैपिटल एम क्या है? कांस्टेंट। ओके, सो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी दिखानी हो तो G इज प्रोपोर्शनल टू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिखाना हो तो, जैसे कि हमने F को यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी तो है, अदरवाइज तो ये ऐसा ही था ना, M बाय R स्क्वायर ऐसा ही था ना, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन की वजह से हमने इक्वल रख के कैपिटल G। क्लीन कर दूं ये सब? ओके, तो ये समझ में आ गया? पक्का? अब अगर तुम यहां पर मास पुट करो, अर्थ का मास पुट करो, जो भी मैंने वो रफली बताया 6 × 10⁻24 की रेंज में जो है वो, और यहां पर तुम उसकी रेडियस पुट करो, तो याद रख लेना अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, ये भी कभी नहीं गिवन होगी तो तुम्हें याद रखनी है। 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस, हाँ, डायमीटर नहीं, रेडियस किलोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर ये मीटर में कन्वर्ट करी दो ना भाई, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, डन। तो 1, 2 और 3, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, डन। कितना है वैल्यू? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ ये दोनों वैल्यू अगर तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, देखो ये G की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू है तुम्हारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर मास भी हमारे पास है 10⁻24 वाला, और ये R की वैल्यू भी तुम्हारे पास है। सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो G की वैल्यू तुम्हें यही मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये भी अगर डिराइव करने को बोले कि भाई डिराइव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, उसकी वैल्यू डिराइव करो, तो सबसे पहले तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना है।
फिर F इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ये लाना है। फिर उसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई एम। अब ये mm ऊपर वाला ये वैल्यू पुट करोगे तो mm कट हो गया, mm कट हो गया तो g का ये फॉर्मूला आ गया, g का ये फॉर्मूला आया। फिर ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके बताओ 6.67 इंटू 10⁻11, मास 6 इंटू 10⁻24, रेडियस 6400 किलोमीटर में है, वो मीटर में कन्वर्ट करके सारी वैल्यू पुट करो। और लास्ट में तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, तुम्हें तो पता ही है ना भाई, तो लिख दो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 9th में तो पूछा जा सकता है, 11th के बेस पे ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूछना हो तो पूछ सकते। डन, ओके। तो ये हमारी वैल्यू हो गई और ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया। नाउ दूसरा फॉर्मूला भी देखते हैं, ओके, अनदर फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला देखे तो G इज इक्वल्स टू क्या क्या है, देखो कैपिटल G डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जो M है, M क्या था, मास ऑफ द अर्थ। अगर मास ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में ना लेके अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखे, डेंसिटी क्या था, रो इज इक्वल्स टू m बाई वी, मास बाय यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो अगर मास को रिप्लेस करना हो तो किससे रिप्लेस कर सकेंगे, रो इंटू वी से। रो इज इक्वल्स टू m बाई वी है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऐसा हो जाएगा। तो हम वैसा करने वाले हैं, क्या, ये मास को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये दो तो जैसे थे वैसे, अभी क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो ये रहा रो। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो हमने तो स्फीयर माना है, गोला, अर्थ को स्फीयर माना है। 10th में हमने पढ़ लिया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हुआ, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब का ये एक बाकी रहेगा आर, तो एक आर बाकी रहा, तो क्या आया 4/3 पाई रो जी और एक आर। डन। फिर से क्या, 4/3 पाई रो जी आर, 4/3 पाई रो जी आर। डन, 4/3 पाई रो जी आर। और अगर सर याद नहीं रहना तो छोड़ो, तो फिर मैंने बोला ना सेकंड्स में डिराइव कर सकते हैं, ये तो याद हो ही गया होगा, gm अपॉन आर स्क्वायर, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर gm बाई आर स्क्वायर में m को रिप्लेस कर दो रो इंटू वी से, और फिर वहां v की वैल्यू पुट करो 4/3 पाई आर क्यूब, तो वापस यही आएगा 4/3 पाई रो जी आर। v की ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू है, ये रो ये रहा, और ये मास की वैल्यू पुट की है, मास की, यहीं से ये आया है और ये यहां से आया है, सब कुछ लिंक्ड है। डन, पक्का समझ में आ गया। तो 2g के फॉर्मूला मिले हमें। अब यहां पर अगर हम देखें तो 4/3 और पाई जो है और कैपिटल G ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो g इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। सो g इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर, और यहाँ पर g इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जैसे कि मून के लिए पढ़े थे हम, अगर मून के लिए तुम ये वैल्यू पुट करोगे, g की वैल्यू तो मून के लिए भी सेम ही है, यूनिवर्सल है वो तो, लेकिन मास ऑफ द मून अलग होगा, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे। और रेडियस ऑफ दी, अब ये रेडियस नहीं है, सॉरी, अब तो ये डिस्टेंस है, कहाँ का, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मून और अर्थ का नहीं फाइंड करना है, हमें मून की ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो फिर मून का रेडियस लेना पड़ेगा। जैसे अर्थ की ग्रेविटी के लिए अर्थ का रेडियस लिया, मून की ग्रेविटी के लिए मून का रेडियस लेंगे, तो मून का रेडियस का वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था याद हो तो, कि यहाँ पर तुम्हारा जितना वेट होता है उससे 1/6 हो जाता है मून पर। यहाँ पर अर्थ पर तुम्हारा जितना वेट है वो 1/6 हो जाता है मून पर। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, इसलिए। सिंपल है, ओके। सो ये 9th की बात बता रहा हूं, अभी का नहीं। डन, ओके। सो वेट हाँ, वेट बोल रहा हूं, मास नहीं बोल रहा हूं। तो वेट कम होगा तो मास भी कम ही होगा एक्चुअल में, लेकिन वेट और मास का डिफरेंस पता है ना, वो भी 9th में पढ़े थे। मास मतलब मास, ये m, और वेट मतलब ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू जी को वेट बोलते हैं, उसको w से डिनोट करते हैं, w इज इक्वल्स टू mg। ओके, तो वेट, तुम्हारा वेट कितना है, ऐसा कोई, हम तो ऐसे फालतू में ही बोल देते हैं 60 kg 70 kg, एक्चुअल में तो हम मास बोल रहे हैं वेट और कह रहे हैं मास, तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, टेक्निकली रॉन्ग। ओके, कोई पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है
तो बोल दो 600 न्यूटन तुमने क्या बोल रहा है, केजी में बताओ ना। बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, केजी में कन्वर्ट कर लो न्यूटन को, लेकिन 600 न्यूटन है मेरा, लाइक दैट। वो कैसे आया, तुम्हारा 60 केजी तो मास है और जी ले लिया तुमने 9.8 रफली 10, तो वो हो गया 600 न्यूटन, लेकिन मास तो केजी में लाना हो तो फिर ये 10 से वापस डिवाइड करो तो 60 केजी। तो केजी में है वो है क्या, मास। केजी में है तो वो क्या है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 10 कट तो 60 आ गया, तो वो केजी आ गया। 10 से डिवाइड किया, ये 10 क्या था, ग्रेविटी। ओके, तो ये न्यूटन जिसकी वजह से, मतलब ये केजी जिसकी वजह से न्यूटन बना, वो क्या था, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से वापस डिवाइड कर दूंगा तो न्यूटन वापस क्या बन जाएगा, केजी। F इज इक्वल टू एम पढ़े ना हम, तो देखो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, इसका यूनिट क्या है, केजी। तो भाई न्यूटन इज इक्वल टू केजी नहीं होता, जब केजी को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब केजी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके न्यूटन आता है। डन। तो 600 न्यूटन इज नॉट इक्वल्स टू 600 केजी। अंडरस्टूड, सिंपल है ये तो ये सब हम 9th में देखे थे। तो यहां से हमें जी के दो फॉर्मूलाज पता चले। डन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो फॉर्मूला पता चले। कैसे पता किया, सबसे पहले हमने बोल दिया, देखो सब कुछ एक क्विक रिवीजन। हमने क्या किया, अर्थ लिया, अर्थ की सरफेस पे हमारा मास रखा हुआ है। अच्छा, सो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 की जगह हमारा स्मॉल मास जो हमने अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है वो, m2 की जगह हमारा अर्थ का मास तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर तो r डिस्टेंस भी है और r रेडियस भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल्स टू ma, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू F बाय m। तो ये F जो है उसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, जो अभी हम बोले वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय m। ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऊपर से और नीचे से स्मॉल m कट हो गया, तो फिर हमारा फॉर्मूला बाकी रहा सिर्फ G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो स्मॉल g का फॉर्मूला क्या आया, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे मिलेगा, ये जो G कैपिटल M है ना, वो M को डेंसिटी में कन्वर्ट कर लो। तो M को डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रो इंटू वी। तो M को अगर रो इंटू वी लिखे तो वो हो जाएगा रो इंटू वी, और V क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वो दोनों वैल्यू पुट कर दोगे। हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा G का दूसरा फॉर्मूला 4/3 पाई रो जी आर। जो गिवन हो उसके बेस पे, अगर तुम्हें मास गिवन हो तो ये लगाओ, तुम्हें डेंसिटी गिवन हो तो ये लगाओ। अगर मास गिवन है तो यहाँ पे मास है, वहां पे मास नहीं है देखो। और अगर डेंसिटी गिवन है तो वो लगाओ, यहाँ पे डेंसिटी नहीं है। सिंपल, पक्का समझ में आ गया, श्योर। तो इसी के बेस पे फिर न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, जैसे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, वैसे ही न्यूमेरिकल है। लेकिन फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से ये याद रह गया ना। इसमें एक तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दूसरा ये जी का फॉर्मूला, जी m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी जी का दूसरा फॉर्मूला स्मॉल जी का, तो भाई 4/3 पाई रो जी आर। डन, ओके, पक्का। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ,